नमस्कार, न्यूज़ एट 10 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। सीधे रुख सबसे पहले सुर्खियों का न्यूज़ एट 10 में। दिल्ली सरकार के एक और मंत्री राजकुमार आनंद पर हवाला से जुड़े केस में ईडी का छापा। तो वहीं आज ईडी के सामने पेश होंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। शराब नीति घोटाला मामले में होंगे सवाल। लोकसभा की आचार समिति के सामने आज पेश होंगी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा। रिश्वत लेकर संसद में सवाल पूछने का है आरोप। सत्रह नवंबर को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने की आज आखिरी तारीख। तो वहीं तेलंगाना में राहुल गांधी ने चुनावी रैली में केसीआर पर बोला हमला। धूल के गुबार में लिपटी दिल्ली, खतरनाक स्तर पर पहुंचा वायु प्रदूषण। एनसीआर समेत यूपी के कई शहरों में भी प्रदूषित हुई हवा। खेल की खबरों में क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने के इरादे से आज उतरेगी टीम इंडिया मैदान पर। वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका से होगा सामना। तेंदुलकर के एक और बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने पर होगी विराट कोहली की नजरें। गोवा में चल रहे राष्ट्रीय खेलों में आज हॉकी, बॉक्सिंग, रोल बॉल सहित अन्य स्पर्धाओं में खिलाड़ी दिखाएंगे दमखम। अब तक 56 गोल्ड मेडल के साथ शीर्ष स्थान पर काबिज है महाराष्ट्र। चलिए अब जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। तो एक तरफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी में पेशी है, तो वहीं दूसरी ओर से ईडी ने दिल्ली सरकार के एक और मंत्री पर छापा मारा। इनका नाम है राजकुमार आनंद, जिनकी सिविल लाइन स्थित आधिकारिक आवास समेत 9 जगहों पर सुबह से ही छानबीन चल रही है। जानकारी के अनुसार ये कार्रवाई कस्टम और हवाला से जुड़े मामलों में हो रही है। बड़ी खबर है जो हम ट्रैक कर रहे हैं आपके लिए। राजकुमार आनंद दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री हैं। जी हाँ, पहली बार 2020 में पटेल नगर सीट से बने थे विधायक। उनकी पत्नी वीणा आनंद यहां से पहले ही विधायक रह चुकी हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री रह चुके राजेंद्र पाल गौतम की जगह इन्हें कैबिनेट में शामिल किया गया था। तो बड़ी खबर, दिन ठीक नहीं चल रहे हैं आम आदमी पार्टी के। अरविंद केजरीवाल के साथ साथ उनके जो उप मुख्यमंत्री है मनीष सिसोदिया पहले ही जेल में है। साथ ही साथ उनके एक और मंत्री संजय सिंह पर भी जिस तरह से उन्होंने लगातार उन पर भी गाज गिरी, और अब राजकुमार आनंद भी सवालों के घेरे में। भाजपा नेता हरीश खुराना ने दिल्ली सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद के आवास पर जो छापेमारी हो रही है उस पर कहा कि अरविंद केजरीवाल की पूरी कैबिनेट भ्रष्टाचार में व्यस्त है। आम आदमी पार्टी के मंत्री राजकुमार आनंद के यहाँ पे रेड डालकर कुछ चीजें की छानबीन करी है। हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि इनकी पूरी कैबिनेट कहीं ना कहीं कुछ कर्म कांडों में, घोटालों में बिजी है और स्लिप पाई जाती है। ईडी ने अपनी कार्रवाई करी है, कानून के तहत कार्रवाई हो रही है। जो खबर लगी है कि हवाला का मैटर है, कस्टम का मैटर है, तमाम दस्तावेज कहीं ना कहीं सीज किए गए थे, उसके तहत आज ईडी ने उनके यहाँ रेड करी है। कानून अपना काम कर रहा है। और दिल्ली की आबकारी नीति में घोटाले की जांच की आंच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंच चुकी है। आज इस बारे में उनसे ईडी सवाल जवाब करेगी। घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल को ईडी ने हाल ही में समन जारी किया और कहा कि इस मामले में 338 करोड़ रुपए के मनी ट्रेल के सबूत हैं। जी हाँ, और ईडी से पहले इसी साल अप्रैल में सीबीआई केजरीवाल से पूछताछ कर चुकी है। हालांकि सीबीआई की एफआईआर में केजरीवाल को अभियुक्त नहीं बनाया गया। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को ईडी इस मामले में गिरफ्तार कर चुकी है। इसी हफ्ते सिसोदिया की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज हुई है, जिसके बाद बीजेपी आप नेताओं पर हमले अब तेज कर रही है। वहीं
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राजनीति से प्रेरित ईडी के नोटिस को फौरन वापस लिया जाना चाहिए। चलिए अब जो तमाम जो ये घटनाक्रम हुआ है उसकी क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली की आबकारी घोटाला जो ये पूरा मामला उसमें क्या क्या कब हुआ। तो 17 नवंबर 2020 को नई आबकारी नीति जो है उसे लागू किया गया और दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट में शराब लाइसेंस धारियों को अनुचित लाभ देने के लिए नियम तोड़ने का भी जिक्र है, जिस पर ये पूरा केस टिका है। 22 जुलाई 2022 को उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की और 28 जुलाई 2022 को आबकारी मंत्री जो कि उप मुख्यमंत्री भी हैं मनीष सिसोदिया की ओर से उत्पाद शुल्क नीति की पुरानी व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया गया। 31 जुलाई 2022 को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 को रद्द कर दिया गया और 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने रिश्वतखोरी के आरोप में मनीष समेत अन्य पर एफआईआर दर्ज की। 19 अगस्त 2022 को मनीष सिसोदिया और 3 आप के नेताओं पर सीबीआई ने छापा मारा। 22 अगस्त 2022 केस में ईडी की एंट्री हुई और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया। वहीं 6 और 16 सितंबर 2022 को ईडी ने देश भर में छापेमारी की और 27 नवंबर 2022 को आपके जो कम्युनिकेशन प्रभारी हैं विजय नायर, देखिए क्या रही उनकी कम्युनिकेशन कि उनको सीबीआई ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। यानी कि मनी ट्रेल के साथ साथ अन्य घोटालों पर भी कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स हैं। और 28 सितंबर 2022 को ईडी की गिरफ्त में शराब व्यापारी समीर महेंद्रू आए। 7 अक्टूबर 2022 को ईडी का फिर देश भर में छापा। 10 अक्टूबर 2022 को सीबीआई ने अभिषेक बोयनपल्ली को गिरफ्तार किया और 17 अक्टूबर 2022 को सीबीआई ने पहली बार मनीष सिसोदिया से 9 घंटे तक लंबी पूछताछ की, सवालों की लंबी झड़ी लगाई और 14 नवंबर 2022 को ईडी ने विजय नायर और हैदराबाद कारोबारी अभिषेक बोयनपल्ली को गिरफ्तार किया। 30 नवंबर 2022 की अगर बात करें तो ईडी ने मनीष सिसोदिया के करीबी अमित अरोड़ा को गिरफ्तार किया और 30 नवंबर 2022 को ईडी ने तेलंगाना की सीएम बेटी के कविता को भी आरोपी बनाया। 11 दिसंबर 2022 में सीबीआई ने के कविता से हैदराबाद में पूछताछ की। देखिए कैसे बड़े बड़े जो व्यापारी हैं और फिर नेतागण भी इसमें शामिल हैं। और 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने घंटों पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को आखिरकार हथकड़ी पहनाई, उन्हें गिरफ्तार किया। 4 अक्टूबर 2023 ईडी ने संजय सिंह के सरकारी आवास पर भी छापेमारी की और उनकी गिरफ्तारी की है। 30 अक्टूबर 2023 सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। जब तक ट्रायल चलेगा यही हुआ है। और 30 अक्टूबर 2023 की देर शाम ईडी का अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा गया है। तो ये पूरा टाइमलाइन हमने आपके समक्ष रखा, कब क्या क्या हुआ, जिसमें मंत्रीगण भी शामिल हैं, बड़े बड़े कारोबारी भी शामिल हैं और ये आबकारी घोटाला इसमें क्या कब हुआ है इसकी पूरी जानकारी हमने आपके समक्ष रखने की कोशिश की। अब इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अनुज यादव जुड़ गए हैं। अनुज, लगता है दिन ठीक नहीं चल रहे हैं आम आदमी पार्टी के, क्योंकि जिस तरह से लगातार उनके कई ऐसे मंत्री, खुद उप मुख्यमंत्री तो खैर जेल में है, संजय सिंह की बात कर ली जाए, आज ईडी मुख्यमंत्री से सवाल जवाब करने वाली है, नजर लग गई है, लगता है नजर का टीका लगाना पड़ेगा आप। देखिए, नज़र तो काफ़ी दिन से लगी हुई थी और तभी से लगी हुई थी जब नई शराब नीति में घोटाले की बात सामने आई थी और दिल्ली के उपराज्यपाल ने जब सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पहले तो जो आबकारी मंत्री थे मनीष सिसोदिया, उन तक ही सिर्फ जांच का दायरा था, लेकिन जिस तरीके से जांच लगातार जांच एजेंसियों की आगे बढ़ रही है उसमें नई नई बातें सामने आ रही हैं। और अब सबसे बड़ी बात सामने यही आई है, और आंचल आप जानते हैं कि इस मामले में कई शराब कारोबारियों को भी गिरफ्तार किया गया है। आबकारी जो मंत्री हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, वो पिछले कई महीने से जेल में हैं। सांसद संजय सिंह हैं, वो जेल में हैं। तो कुल मिलाकर अब ये जांच का दायरा धीरे धीरे इस दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंच रहा है और इसी वजह से ईडी ने उनको कल सम्मन जारी किया था पेश होने के लिए। आज 11 बजे उनको जो प्रवर्तन निदेशालय है उसमें पेश होना है। अब सबसे बड़ी बात, क्योंकि आपने भी विस्तार से पूरी बात बताई ये मामला कहां से शुरू हुआ और अब जांच किस स्तर तक पहुंची है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि
जो ईडी है उसने अपनी चार्जशीट में, अपनी जांच में कोर्ट के सामने, अदालत के सामने इस बात को रखा है कि जो दिल्ली की नई शराब नीति बनी थी वो आम आदमी पार्टी के नेताओं के कहने पर बनी थी, अनुचित लाभ लेने के लिए बनी थी। इस तरह की जो बात है वो ईडी ने अपनी चार्जशीट में रखी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का चार्जशीट में जिक्र किया गया है और जिक्र करने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि जो बीआरएस की तेलंगाना की नेता हैं के कविता, उनके अकाउंटेंट को जब गिरफ्तार किया गया बुच्ची बाबू को, तो बुच्ची बाबू ने इस बात को साफ तौर पर जांच एजेंसियों के सामने कह दिया कि मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और कुछ शराब जो कारोबारी हैं जो के कविता के संपर्क में थे, उनकी एक साठगांठ हैं। अब प्रवर्तन निदेशालय अपनी जांच में पूछताछ के माध्यम से अरविंद केजरीवाल से यही पूछना चाहते हैं कि के कविता से आपके क्या संबंध थे, क्या कुछ बातचीत हुई थी, राजनीति के अलावा और कैसे बातचीत जारी थी, बुच्ची बाबू ने जो नाम लिए हैं वो किस आधार पे लिए हैं। और सबसे बड़ी बात यही नहीं है, इस मामले में जो एक शराब कारोबारी को जो सरकारी गवाह बनाया गया है, उन्होंने भी कुछ इस तरह की बातें सामने रखी हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत पैसे का लेन देन हुआ था। और ये बात संजय सिंह के मामले में तो बिल्कुल सामने आ गई थी कि 2 करोड़ का लेन देन उनके घर पर हुआ था। ये बात भी सामने आई है कि कुछ शराब कारोबारी की मुलाकात या फेस जो एक ऐप है उसके माध्यम से अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं विजय नायर के माध्यम से, विजय नायर कम्युनिकेशन हेड हुआ करते थे आम आदमी पार्टी के, जो इस समय जेल में हैं। विजय नायर एक सूत्रधार थे शराब कारोबारियों से और नेताओं के बीच में संपर्क कराने के। तो कुल मिलाकर ईडी ने अभी तक एक छोटी सी जानकारी और भी चाहूंगी आपसे अनुज, बातें सामने आई हैं कि आम आदमी पार्टी के बड़े नेता उसमें शामिल हैं। एक छोटी सी जानकारी, अरविंद केजरीवाल तो साफ तौर पर ईडी को धमका रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नोटिस वापस लो, ये राजनीति से प्रेरित है। वो तो मध्य प्रदेश कूच करने की तैयारी में है, वो तो आज कह रहे हैं कि मैं ईडी के समन को कहीं ना कहीं उसका सम्मान नहीं करूंगा, मैं मध्य प्रदेश जाऊंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, प्रवक्ताओं ने तो इसको एक बचकानी हरकत कहा है और इस वजह से कहा है जब भी कोई जांच एजेंसी कोई नोटिस भेजती है या किसी अदालत का कोई फैसला आता है तो कोई उसको वापस लेने के लिए आखिर कैसे बोल सकता है। ये एक सबसे बड़ी बात है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर अगर आरोप लगे हैं तो उन आरोपों का सामना करें, जांच एजेंसियों के सामने जाएं, अपनी बात को रखें। देखिए, जांच एजेंसी अगर किसी के ऊपर किसी को समन भेजती है, नोटिस भेजती है, तो उसके पीछे उनके पास कुछ सबूत होते हैं, एक बेस होता है उस बातचीत के लिए और नोटिस भेजने के पीछे। तो अरविंद केजरीवाल उससे क्यों बचना चाहते हैं, यह भी एक बड़ा सवाल पैदा हो रहा है। सुबह उनका इस तरह का जो बयान आया है उस पर काफी प्रतिक्रियाएं दूसरे राजनीतिक दलों की, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की आई है। उन्होंने कहा है कि कोई जांच एजेंसी को कैसे बोल सकता है। इस पर एक रिएक्शन जो दिया गया ना, अगर अदालत कोई फैसला सुनाएगी उसको भी बोल देंगे कि वापस ले लिया जाए। चलिए, सब कुछ वापस ले लेंगे, लेकिन जिस तरह से घोटाला किया उस पर क्या जवाब देंगे, इस पर एक नज़र। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज इन तमाम जानकारियों के। समय हमारे पास कम है, लेकिन अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी अब और अधिक हमलावर हो गई है। केजरीवाल के जरिए ईडी पर लगाए गए आरोपों पर कपिल मिश्रा ने कहा कि केजरीवाल जांच से भाग रहे हैं। वहीं हरीश खुराना ने यह भी कहा कि केजरीवाल को ईडी को जवाब देना ही होगा। आपके उप मुख्यमंत्री के खिलाफ 338 करोड़ की रिश्वत का सबूत है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। क्या इसके बाद आपको पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जाएगा? और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल पूछताछ से भाग रहे हैं उससे ये स्पष्ट है कि वो डरे हुए हैं, उनके मन में चोर है और वो जांच से बचना चाहते हैं। अगर अरविंद केजरीवाल ईमानदार होते तो आज ईडी के दफ्तर में बैठकर ईडी के एक एक सवाल का जवाब दे रहे होते, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है, वो भाग रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि दुर्योधन के सारे भाई जा चुके हैं, अब केवल आखिरी दुर्योधन बचा है। आज तो ईडी ने अपने कुछ सवालों के जवाब देने के लिए अरविंद केजरीवाल को बुलाया है। उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा हम सबको नहीं मालूम, लेकिन जो भी होगा कानून के तहत हो रहा है। लेकिन ये जो बौखलाहट है कि जेल से सरकार चलेगी, वो आपका अपना निर्णय होगा। जेल से सरकार चलेगी, आपका मॉरल नैतिकता कहाँ जाएगी वो तो तब देखेंगे। 338 करोड़ रुपया का जो मनी ट्रेल है उसके बारे में आपको जवाब देना है। सी अरविंद ने जो अपना स्टेटमेंट दिया था उसमें आपको जवाब देना है। आपको विजय नायर के आपके रिश्ते जो आपके माई बॉय वाला है उसके जवाब देने। इन सब सवालों के जवाब अरविंद केजरीवाल को देने होंगे।
और हमारे संवाददाता लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। हमारे साथ ऋषि कुमार जुड़ गए हैं। ऋषि, जिस तरह से हमने अभी अनुज से भी जाना कि जो तमाम आरोप लगाए गए हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर, वो उसका सामना करने से बच रहे हैं और अब वो कह रहे हैं कि भाई मैं तो मध्य प्रदेश जाऊंगा, ये राजनीति से प्रेरित है पूरा का पूरा मामला। आप क्योंकि अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद हैं, हम जानना चाहेंगे किस तरह की सुगबुगाहट आपको नजर आ रही है। देखिए आजम, जहाँ तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास की अगर हम उन दृश्यों की बात करें तो निश्चित तौर से यहाँ काफी गहमा गहमी का माहौल है। तमाम मीडिया यहाँ पर एकत्रित है और जिस तरीके से खबरें आई हैं कि उन्होंने ईडी को ये कहा है, हालांकि इसका अभी कंफर्मेशन, ऑफिशियल कंफर्मेशन ईडी की तरफ से होना बाकी है, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट है जिसमें कि आम आदमी पार्टी की तरफ से इस बात को, इस खबर को लीक किया गया है कि उन्होंने ईडी को लिखा है कि ये आपका जो सम्मन है वो उचित नहीं है, आप इस सम्मन को वापस लें। इस तरीके की खबरें हैं और ये कहा जा रहा है कि संभवतः वो आज वहाँ ईडी के पास न जाए और मध्य प्रदेश जाए। लेकिन इन सब चीजों को तभी हम स्पष्ट कर पाएंगे जब 11 बजे का जो समय ईडी से मिलने का तय किया गया है और उस समय जो स्थिति होगी वो ज्यादा कारगर होगी बताने में कि उनका सही मंतव्य क्या है, क्योंकि ये जो इस तरीके की पूरी जो कवायद है इसमें निश्चित तौर से अरविंद केजरीवाल के सामने चुनौती है कि जो पीएमएलए के तहत सम्मन जारी किया गया है। और इससे जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल से पहले पूछताछ की जा सकती है, लेकिन पीएमएलए के तहत जो उनको सम्मन किया गया है ये पहली बार है। और ये जब कानूनी प्रक्रिया शुरू होती है इसके कई परिणाम सामने निकल कर आते हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के सामने ये जो सपन है एक चुनौती है इस मामले में, क्योंकि उन पर ये जो आरोप है, ईडी के द्वारा जो आरोप लगाए गए काफी गंभीर आरोप हैं और आरोप पत्रों में दावा किया गया है कि कथित तौर पर जो भारत राष्ट्र समिति की नेता से जुड़े हुए अकाउंटेंट हैं उनका उन्होंने बयान दर्ज किया है और उन्हीं अकाउंटेंट के बयान के आधार पर ये बात कही गई है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और उनके बीच में एक काट रही है। इसी आधार पर जब चलिए को जानकारी मिली तब उन्होंने ये पूरा का पूरा सम्मन भेजा है। निश्चित तौर से ये जो सम्मन है ये एक चुनौती है और इससे निपटने के लिए निश्चित तौर से उन्हें ईडी के सामने या तो चलिए आपके पास वापस आऊंगी। ऋषि, बहुत अहम आप बता रहे हैं कि अभी ये कंफर्मेशन होना है कि वो ईडी ऑफिस जाएंगे या नहीं। हमारे साथ ईडी ऑफिस से ही अनुज जुड़े हुए हैं। अनुज, ईडी का जो बुलावा है ये एक सख्त कहीं ना कहीं निर्देश है और इसका पालन ना करके लगातार ये सियासी साजिश के रूप में इसको अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, लेकिन अगर इसे ईडी के पूरी कार्रवाई के तौर पर समझा जाए तो मनी ट्रेल के अहम सबूत हैं ईडी के पास इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि अरविंद केजरीवाल जनप्रतिनिधि हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और कोई भी जांच एजेंसी बिना सबूतों के, बिना किसी मजबूत आधार पर सम्मन नहीं भेज सकती पूछताछ के लिए। ये एक सबसे बड़ी बात है। और अगर उनको सम्मन भेजा गया है तो अभी तक जो गिरफ्तारियां इस मामले में हुई हैं उनसे बातचीत के आधार पर और उनसे जो बयान उनके दिए गए हैं उसके आधार पर इनको सम्मन भेजा गया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, किसी भी मामले की अगर जांच होती है और किसी को सम्मन भेजा जाता है तो उस व्यक्ति को जांच एजेंसी के सामने पहुंचना चाहिए। और ये सबसे बड़ी बात है कि वो अपनी बात जो रखना चाहते हैं वो जांच एजेंसी के सामने रख सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात आंचल जो आपने भी कही, अगर ईडी किसी को सम्मन भेज सकती है और वो व्यक्ति उस दिन उपलब्ध होने में असमर्थ है तो उसके रीजन दिए जा सकते हैं, लिखित में रीजन दिए जा सकते हैं कि वो आज नहीं, कल या परसों या अगले 2 दिन में कभी भी पेश हो सकते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो अभी कहा है कि वो अपने सम्मन को वापस ले, ये एक सबसे बड़ी बात है। किसी जांच एजेंसी को कोई व्यक्ति इस बात को कैसे कह सकता है, इस पर सवाल उठ रहे हैं।
ठीक है, अरविंद केजरीवाल क्योंकि उनके राजनीतिक कार्यक्रम लगे हैं, उनको अगर कहीं चुनाव प्रचार के लिए जाना है वो अपनी इस बात को ईडी के सामने लिखित में दे सकते हैं, कह सकते हैं, और ईडी उस पर फैसला करती है। उसको हो सकता है कि उस समन के लिए दूसरी तारीख दी जाए। लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल अपना अड़ियल रुख अपनाए हुए हैं, इस बात को लेकर अब यह बात सामने आ रही है कि आखिर वो पेश होंगे नहीं होंगे, ये सारी बातें 1 से 1.5 घंटे में अब सामने होंगी। चलिए आपसे आगे भी बात करेंगे कि आखिरकार कैसे जो नोटिस भेजा गया उसको लगातार कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल कि ये कहीं ना कहीं असंवैधानिक भी है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। न्यूज़ एट 10 में आप जुड़े रहिए, न्यूज़ एट 10 में डीडी न्यूज़ के साथ। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और जिस तरह से ईडी के सवालों से बचने के लिए लगातार कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, उसी पर हम हमारे संवाददाता जो मौजूद हैं अनुज यादव, उनसे भी सवाल करेंगे। लेकिन एक और सवालों के जवाब देने के लिए एक और सांसद हैं जिन्हें कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब देने हैं, उस पर एक खबर ले लेते हैं। संसद में सवाल पूछने के लिए रिश्वत लेने के मामले में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा को आज लोकसभा की आचार समिति के सामने पेश होना है। और इससे पहले महुआ ने लोकसभा की आचार समिति के सामने पेश होने के लिए और समय मांगा था। कैश फॉर क्वेरी केस में लगे आरोपों पर महुआ को 31 अक्टूबर को पेश होने के लिए बुलाया गया था। सांसद महुआ मोइत्रा पर गिफ्ट और पैसे के बदले संसद में सवाल पूछने का आरोप है। एक साक्षात्कार में महुआ ने यह माना था कि उन्होंने अपने मित्र और बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी को संसद का अपना लॉगिन और पासवर्ड दिया था। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने कैश या महंगे तोहफे लिए। CBI को दी अपनी शिकायत में सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत ने महुआ मोइत्रा पर संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने का आरोप लगाया था। और इसी शिकायत के आधार पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि दर्शन हीरानंदानी से कैश और महंगे तोहफे लेकर महुआ संसद में सवाल पूछती हैं। उन्होंने लोकसभा स्पीकर से महुआ को निलंबित करने की भी मांग की। इससे पहले लोकसभा की आचार समिति जय अनंत और निशिकांत के बयान दर्ज कर चुकी है। और लोकसभा की आचार समिति में आज की कार्रवाई से पहले वकील जय अनंत ने कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है और सच्चाई सामने आनी चाहिए। कमेटी का राइट है डिसाइड करना कि क्या होना चाहिए, क्या होना नहीं चाहिए। ना मैं, ना आप, ना कोई तीसरा व्यक्ति बता सकता है कि कैसे होना चाहिए कमेटी का काम। वो तो सिर्फ कमेटी तय करेगी। तो उसमें मेरी तो कोई टिप्पणी नहीं है उस पर। खुश और ना खुश होने का कोई सवाल नहीं है। ये मामला बहुत गंभीर है, सीरियस इशू है। और मैं केवल यही, मेरी विनती यही है कि सच बाहर निकलना चाहिए। इसके बियॉन्ड मैं ना कुछ चाहता हूँ, ना मेरी कोई एक्सपेक्टेशन है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए अपने संवाददाता से भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त की थोड़ी सी ब्रेक का है। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।
और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। हमारे साथ महुआ मोइत्रा की इस बड़ी खबर पर शैलेंद्र मिश्रा जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आज पेशी होनी है महुआ मोइत्रा की, लेकिन जिस तरह से निशिकांत दुबे की शिकायत पर आज पेशी होने वाली है महुआ मोइत्रा की, वो लगातार ये बात कह चुकी हैं कि भाई मैंने अपना पासपोर्ट और लॉगिन दिया था लेकिन कोई पैसे नहीं लिए सवाल पूछने के लिए। कितनी पुख्ता है उनकी ये बात, और ख़ास तौर पर समिति के अधिकार क्या कहते हैं इस तरह के मामलों पर? देखिए, आचार समिति को ये फैसला करना है कि कौन से साक्ष्य बहुत सबूतों के आधार पर किस तरह से महुआ मोइत्रा पर आरोप जो हैं वो कितने गंभीर हैं। चूँकि खुद हलफनामा दिया है दर्शन हीरानंदानी ने और उसमें उन्होंने एक तरह से स्वीकृत की है जो आरोप लगे हैं महुआ मोइत्रा पर कि पार्लियामेंट लॉगिन उन्हें शेयर किया गया। हम जानते हैं कि अब ये खबर आ रही है कि 47 बार उसे भारत से बाहर से लॉगिन किया गया, यानी उस लॉगिन को जो किसी सांसद को दिया जाता है, सांसद के खुद के इस्तेमाल के लिए दिया जाता है, उससे किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा विदेश की धरती से लॉगिन किया गया और उस पर सवाल डाले गए। ये आरोप है और ये ऐसी खबरें आ रही कि ऐसा 47 बार किया गया। जी जानते हैं कि 41 सवाल ऐसे पूछने का आरोप है, जिसमें कहा गया कि रिसर्च पूछने के लिए घूस लेने का आरोप, और ऐसे इस तरह का एक मामला 2005 में जब आया था जब कई सांसदों की सदस्यता चली गई थी, जब उन पे आरोप साबित हो गए थे। तो अब ये दो तरह का इसमें आरोप है। पहला तो राष्ट्रीय सुरक्षा की हितों को अनदेखी करने का, पार्लियामेंट लॉगिन किसी व्यवसायी के साथ शेयर करने का, और दूसरा सवाल पूछने के बदले कुछ गिफ्ट और घूस लेने का वो आरोप है। वो आरोप साबित अगर होते हैं तो निश्चित तौर पर बिल्कुल बहुत अहम बात आप कह रहे हैं कि अगर बढ़ जाएंगी, सख्त कार्रवाई हो सकती है, इसकी सिफारिश हो सकती है। लेकिन अब देखना होगा कि वो अपनी सफाई में क्या कहती है। बिल्कुल सख्त कार्रवाई हो सकती है, अपनी सफाई में वो क्या जवाब देंगी इस पर सबकी नजर रहेंगी। हालांकि ममता बनर्जी ने इस पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि भाई मैदान साफ करने की तैयारी है 2024 के इलेक्शंस को लेकर भाजपा की। खैर यह अलग बात है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो अब आज जब एथिक्स कमेटी के सामने पेश होंगी महुआ मोइत्रा, तो क्या जवाब लेकर वो वहां पहुंचती हैं, इस पर रहेंगी सबकी नजरें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, न्यूज़ 10 में। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं, एक बार फिर से रुक कर लेते हैं और जान लेते हैं अब तक की खास सुर्खियां क्या हैं। दिल्ली सरकार के एक और मंत्री राजकुमार आनंद पर हवाला से जुड़े केस में ईडी का छापा। तो वहीं आज ईडी के सामने पेश होंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। शराब नीति घोटाला मामले में होंगे सवाल जवाब। लोकसभा की आचार समिति के सामने आज पेश होंगी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा। रिश्वत लेकर संसद में सवाल पूछने का है आरोप। सत्रह नवंबर को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने का आज आखिरी दिन। वहीं तेलंगाना में राहुल गांधी ने चुनावी रैली में केसीआर पर बोला हमला। धूल और धुएं के गुबार में लिपटी दिल्ली। खतरनाक स्तर पर पहुंचा वायु प्रदूषण। एनसीआर समेत यूपी के कई शहरों में भी प्रदूषित हुई हवा। क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने के इरादे से आज उतरेगी टीम इंडिया। वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका से होगा सामना। तेंदुलकर के एक और बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने पर होगी विराट कोहली की निगाहें। गोवा में चल रहे राष्ट्रीय खेलों में आज हॉकी, बॉक्सिंग, रोल बॉल सहित अन्य स्पर्धाओं में खिलाड़ी दिखाएंगे दम। अब तक 56 गोल्ड मेडल के साथ पहले स्थान पर है महाराष्ट्र। और अब बात करते हैं दिल्ली की आबो हवा को लेकर। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार खराब होता जा रहा है। आज सुबह दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक
343 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में है। प्रदूषण का स्तर इतना खराब हो गया कि सुबह धुएं की मोटी चादर देखने को मिली। इससे लोगों का अब सांस लेना भी दूभर हो गया है। प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए एक्सपर्ट्स ने मास्क पहनने की सलाह दी है। रनिंग करता हूँ यहाँ से, बट आज मैं पहले के प्रति देखूँ तो आज बहुत ज़्यादा स्मॉग है यहाँ पर, और जो रनिंग करने में प्रॉब्लम तो हो ही रही है। जैसे लग रहा है कि धूल एकदम मुंह के अंदर जा रही है, जैसा कि जिनको लंग्स की प्रॉब्लम है, जिनको दमा अस्थमा है, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा हानिकारक है ये। हम लोग चले युवा हैं, मैनेज कर लेंगे, लेकिन जिनकी एज ज़्यादा है वो मैनेज नहीं कर सकते इन सब चीज़ों को। गले में मतलब ऐसे एकदम अजीब सा, जैसे पता नहीं कुछ अटक गया हो, इस तरह से होता है। मतलब सांस लेने में भी दिक्कत आती है। और दिल्ली से सटे नोएडा में तो हवा की गुणवत्ता का स्तर 397 दर्ज किया गया। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के अनुसार 397 बहुत ख़राब श्रेणी का स्तर है। आने वाले दिनों में हवा का स्तर और भी ख़राब रहने की संभावना जताई गई। वहीं पंजाब में भी हवा बेहद ख़राब श्रेणी में दर्ज की गई। लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। की तरफ जा रहा था, आंखें इतनी मच रही हैं बता नहीं सकता, और मतलब बहुत खतरा बढ़ रहा है, आने जाने में दिक्कत हो रही है, और जो मतलब बच्चे हैं बूढ़े हैं उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। वो मैं यही कर रहा हूँ भी, बता रहा हूँ भी पराली को ना, किसानों को ना आग लगाएं प्लीज़, क्योंकि आगे बहुत दिक्कत आएगी। और उपराष्ट्रपति दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेराना हाउस में जो प्लैटिनम जुबली समारोह है उसमें संबोधन दे रहे हैं, आइए सुनते हैं। You must never enjoy handicap of someone. It is not good. But absence of my wife today is on account of her right leg being fractured. I release her absence, otherwise she would have thoroughly disagreed with the chairperson about me. Look at the height of woman power. Even her absence matters. Her absence is so impactful. Esteemed faculty, very distinguished faculty, and my dear students. First, I must congratulate the girls for Saraswati Vandan. Remarkable. And an apt reminder to all of us that we are in the temple of education and in service of Saraswati. But the way they did it, the rhythm, the metallic voice, I compliment you. कहते हैं नाम में क्या रखा है? I quote Shakespeare. What is in a name? A rose by any other name would smell as sweet. अपना देश तो अजीब है, नाम की बात छोड़ो, सरनेम में भी बहुत कुछ है। बट मिरांडा हाउस का नाम अमेजिंग। विलियम शेक्सपियर, टेम्पेस्ट, the character, knave, nice, gentle, charming. It impressed the Vice Chancellor of University then. He was so motivated and inspired that he kept his daughter's name as Miranda. Then he was in contemporaneous connect with the culture also. Around that time, there was an actor, female actor, by the same name. So when you got this name, there was convergence of three thoughts. But all had one thing in common: woman empowerment. Lexicon fails you on occasions when you are emotive. This is one occasion for me. I cannot convey in words how pleased I am to be here.
I have heard this name. It has resonated in my ears for decades together. I am extremely delighted and satisfied to be here and in this capacity as Chancellor of Delhi University. This is the right forum for me to take the discourse to your level, which means to a very high level, because you are in 75th year, so is our Bharat. Our Amrit Kaal, on account of vision, passion, mission of the Prime Minister, has become our Gaurav Kaal. It is your Gaurav Kaal also because of the journey you have traversed so far. Congratulations to you. My dear girl students, you are seeing Bharat today on the rise as never before. The rise is unstoppable. Bharat is reckoned as a global force. India's Prime Minister, beyond doubt, is a world leader. This was never the situation before. If you need any testament to the contribution this man of destiny, Shri Narendra Modi, has made for Bharat, look back last 3 months only. Don't go behind. We had such a successful organization of G20. Where did we have it? In Bharat Mandapam, one of the 10 topmost convention centers of the world. What did we negotiate? Delhi Declaration. What did it indicate? We got African Union as a member of G20, a global impact. What did we focus on? Biofuels. What did we gain? The corridor which was in existence for thousands of years. And that corridor now, Bharat, Middle East and Europe, will contribute massively for economic development and opportunities. Just one. Come to August 23. India became the first country on the planet to land its vehicle on the south pole of moon. Chandrayaan 3. But let me remind you girls, Chandrayaan 2. How Chandrayaan 3 succeeded is because of the vision of Prime Minister for Chandrayaan 2. I was Governor State of West Bengal then. It was September 2019. I was at the Science City. The landing was to take place after midnight around 2 a.m. I had secured presence of about 500 boys and girls. The final landing could not take place. There was pin drop silence. Then emerged a man who said, "We have succeeded 90% and above. We will succeed next time," and we succeeded. You therefore are gifted today in Bharat, home to 1/6 of humanity, with a leadership that handholds the last in the line, motivates you, inspires you. That is what we are having today. Go a step further. Our girls in hockey were doing amazing job at Tokyo Olympics. Amazing job. They were performing remarkably, but they lost the match narrowly. They reached a good milestone. The Prime Minister talked to each of the girl players, and the girl players, you go to that video, had tears in their eyes, but there was cheer on their face, that we have a leader who is prepared to contribute to affirmative growth
of girls and women in this country. That is the foundation. But my dear girls, the climax came when we had a special session of Parliament. That special session of Parliament was in the new building. That reflects our focus. In that building, on September 21, history was created. An epochal development took place. The entire world watched. It was on 21st September 2023 that Rajya Sabha passed Women Reservation Bill. This bill now has become an act with the Honorable President signing it. Destiny does justice in several ways. The man who succeeded with this bill, the Prime Minister, who had with him a background of this bill failing on several occasions for about 3 decades, when the vote clicked, the bill was passed, I rose in my chair to congratulate the Prime Minister. Sir, it is your birthday today, as per Hindu Riti Niti. No one knew it. What a coincidence. History was made. The day was Eastern history on the birthday of the Prime Minister, who took not gift for himself, but gave gift to our women and girls. Now in this country, the largest democracy on the planet, there is women reservation, horizontal and vertical, which means 1/3 of the parliamentarians in Lok Sabha and 1/3 in the legislatures would be women. But if they are from other categories, SC and ST, therein also 1/3 reservation is there. This is vertical and horizontal. This is a great development which will ensure that when Bharat at 2047 celebrates its independence, we will be at peak. Let me put the contemporaneous situation. You are lucky to be getting education in one of the best institutions in the country, and I may say in the world also. Seven years in a row, you have been ranked first. Congratulations. तो आप सुन रहे थे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को, जो कि मेराना हाउस के प्लैटिनम जुबली समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने जिस तरह से अब संसद में महिलाओं की भूमिका है उस पर कहा, और उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक नारी शक्ति वंदन बिल जो है वो संसद से पास हुआ और महिलाओं की भूमिका लगातार बढ़ती हुई। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, न्यूज़ एट 10 में। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। डीडी न्यूज़ हर रविवार रात 9:30 बजे प्रसारित विशेष श्रृंखला हमारे पद्म के माध्यम से दर्शकों को इनकी प्रेरणादायक उपलब्धियों से रूबरू करवाता है। और आज हम आपको बता रहे हैं बिच्छू और सर्पदंश के प्रसिद्ध डॉक्टर और वैज्ञानिक डॉक्टर हिम्मतराव सालुबा बावस्कर के बारे में, जो बिच्छू सांप के विश्व पर शोध के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने महाराष्ट्र में बावस्कर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र की स्थापना की है। आइए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। डॉक्टर हिम्मतराव सालुबा बावस्कर, जिनका जीवन आज की चिकित्सा पद्धति की हर परंपरा को खारिज करता है।
मरीजों के प्रति उनका समर्पण और संसाधनों की कमी वाले माहौल में भी उच्च गुणवत्ता वाली देखभाल देने की उनकी प्रतिबद्धता आज के युवा चिकित्सकों के लिए एक आदर्श है। उनका बचपन बेहद मुश्किलों में बीता। बहुत ही कठिनाइयों के साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर पूरे सेवा भाव समर्पण के साथ वो लग गए मरीजों के दुखों को दूर करने में। रायगढ़ जिले के तटीय गांव के एक छोटे से जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जब उनकी पोस्टिंग हुई तब उन्हें पता लगा कि उस क्षेत्र में बिच्छू डंक से होने वाली मौतें बेहद आम हैं। उनके अंदर के वैज्ञानिक को मिली एक नई प्रेरणा और उन्होंने उसकी काट ढूंढने का निश्चय किया। कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। वो लग गए शोध में। 1978 में उनके शोध पत्र द लेसन में छपे और आज बिच्छू डंक विशेषज्ञ के रूप में उनकी ख्याति पूरे विश्व में है। गरीब तबके से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान देने वाले लोग कम ही होते हैं, जैसे सर्पदंश यानी सर्प के काटने की समस्या। हर साल भारत में लगभग 55 से 60 हजार लोग सर्पदंश से अपनी जान गंवाते हैं, जिनमें 94% किसान और आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोग हैं। लेकिन डॉक्टर हिम्मतराव सालुबा बावस्कर एक ऐसे डॉक्टर और वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपना पूरा शोध ही बिच्छू और सर्पदंश पर केंद्रित कर दिया। डॉक्टर बावस्कर ने महाराष्ट्र में बावस्कर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र की स्थापना की, जो बिच्छू के डंक और सांप के काटने के विष के प्रबंधन पर अग्रणी शोध के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। बेहद साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले डॉक्टर बावस्कर ने MBBS और MD की डिग्री हासिल की, लेकिन किसी बड़े शहर में आरामदायक जीवन बिताने की बजाय उन्होंने बिच्छू के डंक पर शोध जारी रखने के लिए स्वयं राजगढ़ जिले के ग्रामीण अस्पताल में स्थानांतरण का अनुरोध किया। उनकी पत्नी ने भी शोध में उनका साथ दिया और 1983 में डॉक्टर दंपत्ति ने बिच्छू के डंक का इलाज ढूंढा, जिससे मृत्यु दर में 40% की कमी आई। डॉक्टरों को प्रशिक्षित कर लोगों की जिंदगी बचाना ही अब उनका मिशन बन चुका है। हमारा एक फ्रेंड था बचपन का, उसको सांप ने काटा और उसको खेड़े में लाया। खेड़े में लाने के बाद वो टेम्पल का पार बोलते उसको, टेम्पल के पार पे बैठा है उसको और वो मांत्रिक बुलाया। हम जब तो मैं छोटा था तो भी बोलता था कि इसको दवाखाने में ले जाओ, दवा। नो बडी माई वॉइस वॉज लेस। और अब रात को 12 बजे वो मर गए। तब से हमारा ज़िंदगी ऐसा हो गया कि उसका स्नेक बाइट पे कुछ तो भी करना मांगता है। और लकीली हम डॉक्टर बन गए। अब डॉक्टर बनने के बाद इट हैज गिवन मी चांस टू सर्व एंड टू ट्रीट द स्नेक बाइट केसेस। स्कॉर्पियन बाइट के बिच्छू काटने के लोग आते थे तो वो बोलते कि इसको मेडिकल में ट्रीटमेंट नहीं है, तो वो बाहर कुछ अंगारा लगाते थे, मांत्रिक की तरफ जाते थे। लेकिन जब सीरियस हो जाते थे तब हमारे तरफ आते थे। फिर हमने क्या किया, उसका बहुत स्टडी किया। स्टडी करने के बाद ऐसा हुआ, जो सीरियस पेशेंट हो गए, सीरियस पेशेंट होने के बाद भी वो जिंदगी हो गई, वो अच्छे होके डिस्चार्ज होके गए। जब फिर लोगों को मालूम हुआ कि मेडिसिन में इसको ट्रीटमेंट है और अंधश्रद्धा आपो दूर हो गई, क्योंकि बच्चे जगने लगे, लाइफ मिलने लगा और जो मांत्रिक थे वो मर गए लोग। नाउ एडवांस हो गया, बहुत एडवांस साइंस हो गया। इधर अभी स्नेक बाइट में भी कोई भी किधर जाता नहीं, बिकॉज ड्यूटी ऑफ ए डॉक्टर, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, वी आर गिविंग लाइफ टू दिस विक्टिम, वी आर गिविंग द बेस्ट रिजल्ट एंड दे कम टू नो। हॉस्पिटल में जाने के बाद आदमी अच्छा होता है। देश विदेश में कई व्याख्यान कार्यशालाओं में हिस्सा लेने वाले डॉक्टर बावस्कर के द लैंसेट, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन और ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में 108 से अधिक मौलिक शोध लेख प्रकाशित हो चुके हैं। कई शीर्ष वैज्ञानिक पत्रिकाओं के वे समीक्षक भी हैं। भारत में सर्पदंश प्रबंधन और नीति के लिए राष्ट्रीय नीति मसौदा तैयार करने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। उनकी आत्मकथा मराठी साहित्य की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। ऐसा वो भी गरीब घराने के थे और हम भी ज़्यादा कुछ पैसे वाले नहीं थे। मैं भी जब छोटी थी, चौथी पाँच में, मैं भी 4-5 साल दूसरे एक वकील थे उनके घर में काम करने के लिए जाती थी। लेकिन इनकी जैसी इतनी हालांकि नहीं थी हमारी। इनका स्वभाव तो बहुत स्ट्रिक्ट था। कोई अभी भी हमारे घर में कोई आता नहीं, इतना ज़्यादा आता नहीं। जब भी इनको पद्मश्री मिला तभी भी मुझे लगा कि कोई आए कि नहीं, मिलने को आए कि नहीं। लेकिन बहुत लोग आए, 3-4-3.5 हज़ार लोग मिलने को आए थे उस दिन। कभी कभी ऐसा होता है, एक घर में पेशेंट आता है स्कॉर्पियन बाइट का और उसको ट्रीट किया, वो अच्छा होता है तो वो सब लोग बोलते, डॉक्टर साहब आप पहले होते तो हमारा पहला बच्चा भी जिंदा रहता था।
सर्पदंश और बिच्छू के डंक पर अपने ऐतिहासिक शोध से डॉक्टर बावस्कर ने न सिर्फ वैश्विक मंच पर भारत को गौरवान्वित किया, बल्कि डॉक्टर और वैज्ञानिकों की आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी बने। बिना किसी बाहरी फंडिंग के अपनी लगन, कर्मठता और मानवता की भावना से वंचित वर्ग के लाखों लोगों की जान बचाने वाले डॉक्टर हिम्मतराव सालुबा बावस्कर को पद्मश्री से सम्मानित किए जाने पर हार्दिक शुभकामनाएं। वक्त छोटे से ब्रेक का। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। बात अब क्रिकेट की। क्रिकेट वर्ल्ड कप में जीत के रथ पर सवार भारतीय क्रिकेट टीम है। सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनने के उद्देश्य से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ आज उतरेगी। भारतीय टीम ही एकमात्र टीम है जिसने एक भी मुकाबला नहीं गंवाया। लगातार 6 मैच जीत चुकी है। टीम ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को हरा चुकी है। तो भारत ने 6 मैच खेले, सभी में जीत हासिल की। टीम इंडिया इस वक्त उत्साह के साथ साथ कॉन्फिडेंस से लबरेज है और हम लगातार देख रहे हैं कि रनों की बारिश हो या फिर बॉलिंग अटैक, दोनों में ही बहुत बेहतरीन प्रदर्शन है हमारी भारतीय टीम को। और साथ ही साथ जिस तरह से एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई है भारतीय टीम का, हमने देखा। हालांकि इस बार का जो विश्व कप है, जिसकी स्पर्धाएं अभी चल रही हैं, उसमें हमने कई बड़े उलटफेर होते हुए देखे, चाहे बात अफगानिस्तान की टीम की हो, लेकिन अभी तक भारतीय टीम जो है वो लगातार शीर्ष पर, क्योंकि जिस तरह से एक भी मुकाबला भारतीय टीम नहीं हारी है। और सबसे अहम बात है कि इस बार का वर्ल्ड कप भारतीय सरजमी पर है, तो जो तमाम क्रिकेट फैंस हैं उनके लिए तो रोमांचक है ही, साथ ही साथ अब मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी हम उत्साह और प्रोत्साहन खासतौर पर इंडियन टीम के लिए लगातार देख रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं, चलिए हमारे पास समय की कमी है, आगे हम जो राष्ट्रीय खेलों की खबरें हैं वो आपको दूसरे बुलेटिन्स में दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल न्यूज़ 10 में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वे लोग जो अपने छोटे छोटे प्रयासों से ला रहे हैं बड़े बड़े बदलाव, वे लोग जो यूं तो है आम लेकिन अपने विशेष कार्यों से बन गए हैं बेहद खास, साधारण लोग जो रखते हैं असाधारण जज्बा कुछ कर दिखाने का, वे लोग जिन्हें देश कर रहा है सलाम, और ये हैं हमारे पद्म। दर्शकों के असीम स्नेह के बाद हम हाजिर हैं लेकर हमारे पद्म का सीजन 2, रविवार रात 9:30 बजे, सिर्फ डीडी न्यूज।